नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइन पर तो रोक लगाई ही है। 2012 की जो पुरानी गाइडलाइन थी जिन पर अभी तक काम चल रहा था, उसके बारे में स्पष्ट किया है कि वही अभी लागू रहेगी। नई गाइडलाइन लागू नहीं होंगी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज कई सवाल खड़े कर दिए हैं और मेरे विचार से जो लोग नई गाइडलाइंस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, ये उनकी भाव अभिव्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न खड़े किए हैं। दूसरे, सरकार को, यूजीसी को, जो भी संबंधित पार्टियां हैं उनको नोटिस इशू किए गए हैं और मार्च में जाकर के अब अगली सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है कि जो नई गाइडलाइंस हैं ये स्पष्ट नहीं है, इनमें कंफ्यूजन है और जो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट से खड़े हुए हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। आप लोग अलग अलग माध्यमों से अब तक वो जान भी चुके हैं, लेकिन बहुत दर्शक हैं जो नहीं जाने होंगे, तो उनको जरूर गाइडलाइन के बारे में बताना एक फर्ज होता है, तो वो बताएंगे। पहले जो कमेंट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो जरा उन पर गौर कर लें। लेकिन इससे भी बड़े सवाल पर हम आएंगे कि जो कुछ ये हुआ है, इसको सरकार की नासमझी कह लीजिए या जो जिनकी जिम्मेदारी थी उनके द्वारा की गई एक बड़ी राजनीतिक पहल मान लीजिए। इसके पीछे का हेतु क्या है उस पर भी आएंगे। क्यों ऐसा किया गया, क्या सोच करके किया गया, और जो हम कह रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट का ही सरकार भी अब इंतजार करेगी और उसको उम्मीद रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ऐसा फैसला दे देगा जिससे उसकी जान बच जाएगी। पर ऐसी मुसीबत मोल क्यों ली गई है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैंने अंजू पंकज के कार्यक्रम में कहा था कि ऐसा लगता है कि 2024 में जो नुकसान हुआ था मोदी सरकार को, बीजेपी को, उससे पार पाने के लिए, या जो मतदाता वर्ग 2014 और 2019 में उनके साथ था और 2024 में उनसे छिटक करके क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस की तरफ चला गया, उसको वापस लाने के लिए तो ये सब नहीं किया गया है। और ये मान लिया गया कि जो सवर्ण वर्ग है वो तो हमारे साथ है ही, वो तो कहीं और जाएगा नहीं, उसके पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो दलितों को, ओबीसी को और जो दूसरे वर्ग हैं उनको खुश कर दिया जाए इसके जरिए और उनको वापस खींच लिया जाए। लेकिन हो गया है उल्टा। वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो दूर की कौड़ी है, पर जो इनके साथ था अब उसकी नाराजगी शिखर पर है, सर्वोच्च शिखर पर है। और जो आने वाले चुनाव हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का है, पुडुचेरी का है, असम का है, केरल का है, इनमें कहीं भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को एक बड़ा आघात ना लग जाए। तो ये कितना नुकसान होगा, कितना नहीं होगा, ये तो जब अप्रैल मई में रिजल्ट आएंगे इन पांचों राज्यों के, तब पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये दिमाग में डिजाइन किया गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जो मतदाता वर्ग इनसे छिटक करके कांग्रेस और दूसरे दलों की तरफ चला गया था, उसको हम इसके जरिए वापस आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जुआ खेला था बीजेपी ने, बीजेपी के नेतृत्व ने। इसमें जो एक कहावत है कि दुबे जी
चौबे जी बने, छब्बे जी बनने चले और दूबे जी होकर लौटे, वही हाल इनका हुआ इस पूरे प्रकरण में। कितना नुकसान होगा, नहीं होगा, ये बाद की बात है। लेकिन फौरी तौर पर देखें तो एक बड़े वर्ग को मोदी सरकार ने नाराज कर लिया और पहली बार मैं देख रहा हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पहली बार लोगों का गुस्सा उनके ऊपर भी फूटा है। ये लोग मानने को एक्चुअल में तैयार नहीं है कि इतना बड़ा फैसला हो जाए और प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को इसके बारे में जानकारी ना हो। ऊपर से दिग्विजय सिंह जो उस संसदीय कमेटी के चेयरमैन थे, उनका एक बयान आ गया और उन्होंने कहा कि हमने जो गाइडलाइंस दी थी, जो नियम बनाए थे, उप नियम बनाए थे, वो जस के तस यूजीसी ने लागू नहीं किए हैं, बल्कि अपनी मनमर्जी चलाई है। तो अगर मनमर्जी ये यूजीसी ने चलाई है तो भी सवाल खड़े होते हैं, फिर शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं। और अगर जो की गाइडलाइंस थी, जो भी माथापच्ची करके चर्चाएं करके उन्होंने तय की थी, उसमें कोई संशोधन उस स्तर पर हुए हैं तो वो किसके इशारे पर हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये अपने आप में जांच का विषय है। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा विषय ये है कि जो एक राजनीतिक नुकसान होना था वो हो गया है। क्रेडिबिलिटी के पैरामीटर पर भी जो एक साख होती है किसी लीडरशिप की, और जो कुछ मुद्दे एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने उठाए हैं आज सुनवाई के दौरान, ये निर्देश देने के बाद कि ये जो नई गाइडलाइंस है इन पर हम रोक लगा रहे हैं, मार्च में अगली सुनवाई होगी, नई गाइडलाइंस आप तैयार करिए, नया ड्राफ्ट आप तैयार करिए जो ज्यादा स्पष्ट हो। और जिन चीजों पर सवाल खड़े किए गए हैं, यानी अगर कोई झूठ मूठ में किसी को फंसाने के लिए, किसी का करियर खराब करने के लिए, जिंदगी तबाह करने के लिए झूठी शिकायत कर देता है, तो झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, ये इन नई गाइडलाइंस में बिल्कुल क्लियर नहीं है। बल्कि 2012 में जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसमें ये क्लियर था, इसमें वो चीजें हटा दी गई हैं, तो ये क्लियर किया जाए और नया ड्राफ्ट पेश किया जाए। तो फौरी तौर पर हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार की एज सच जान बच गई है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि अलग अलग कैंपस में, अलग शहरों में जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे थे और विरोध कर रहे थे, उससे सरकार को, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते थे। अभी भी मेरा मानना ये है कि कुछ हद तक नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि एक सीमित से विकल्प हैं, खास तौर से जो सवर्ण तबका है, जो सामान्य वर्ग है, उसके सामने कुछ सीमित विकल्प हैं कि इनसे नाराज हों, इनको चलता करें, तो फिर किसके पास जाएं? क्योंकि वो तो घोषित रूप से, जो दूसरे पक्ष हैं, वो तो घोषित रूप से हिंदू विरोधी हैं, सामान्य वर्ग के विरोध में ही काम करते रहे हैं। तो ले दे करके एक ये रहता है दिमाग में कि जो राह भटक रहे हैं, जो गलत रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक के चक्कर में, कि जो हैं वो तो हैं ही, वो तो कहीं जा नहीं रहे हैं, इस गलतफहमी में जो छिटक गए हैं 2024 में, उनको किसी तरीके से वापस लिया जाए, इस खुशफहमी में अगर सरकार या मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी किसी खुशफहमी, गलतफहमी में थी, तो उनको एक झटका दिया जाए। लेकिन हमने ये भी देखा है, आपने ये भी देखा है कि इस दौरान जब ये धरने, प्रदर्शन और ये सब हुआ, और सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने एक आक्रामक मुहिम इसमें चलाई, उसमें बहुत सारे वो लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए जो कभी भी मोदी सरकार के समर्थक नहीं रहे हैं। और ऐसे लोग जब इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब संदेह होता है कि ये मौके का फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं।
तो उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन 4 अहम कमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने आज किए, वो इस तरीके से हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है, तो जाति आधारित भेदभाव इसको अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्या पड़ गई। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया कि जो रेगुलेशंस हैं उनमें रैगिंग को शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि यह कैंपस में एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा सवाल सीजीआई ने यह कहा कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम अब फिर से पीछे जा रहे हैं? जो नई गाइडलाइन है उनसे तो समाज में और दरार पड़ने वाली है। चौथा पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि अलग अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव क्या है। ये उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति की कि अलग हॉस्टल, दलितों के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग, ये सब क्या है। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत करिए, हम सब साथ रहते थे, आज इंटरकास्ट मैरिज भी होती हैं। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। और इसके अलावा जो एक्चुअल में पूरा मामला था, जो नए गाइडलाइंस, नए कानून, इसको कहा गया प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। और इसके तहत कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और जो ओबीसी है उनके खिलाफ जो जातीय भेदभाव होता है उसे रोकने के लिए हम ये गाइडलाइंस लाए हैं। यानी भेदभाव केवल एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होता है, सवर्णों के खिलाफ नहीं हो सकता। ये इन गाइडलाइंस में एक तरीके से सरकार ने, यूजीसी ने, शिक्षा मंत्रालय ने कह दिया, और इसको लेकर के सबसे ज्यादा नाराजगी थी। नए नियमों के तहत जो नई गाइडलाइंस लाई गई थी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विशेष समितियां बनाई जाएं, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाई जाएं, उनको बनाने का दिशा निर्देश दिया गया। और ये टीमें एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की शिकायतों को ही देखेंगी। यानी सामान्य वर्ग के किसी छात्र का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो ये कमेटियां उनकी शिकायतें नहीं देखेगी। और सरकार का कहना यह है कि साहब ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थाओं में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए जारी किए गए हैं। हालांकि जो इसका विरोध कर रहे थे डे वन से, उनका यह आरोप है कि साहब यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा को अपनाया। यानी सबको समान दृष्टि से देखने वाली बात ही नहीं है। और संविधान में भी जो व्यवस्था, व्याख्या है कि सबके अधिकार समान है, यह उसका भी उल्लंघन करती है। तो सवर्ण जाति के जो स्टूडेंट्स हैं उनका यह आरोप था कि नए नियमों में जो सवर्ण छात्र हैं वो स्वाभाविक रूप से ही अपराधी मान लिए गए हैं और अपराधी बना दिए गए, घोषित कर दिए गए। और इससे उनके खिलाफ एक माहौल बनेगा कैंपस में। तो और किसी को भी आप अगर किसी भी तरह की आप खुन्नस रखते हैं तो आप फंसा दीजिए, वो उन आरोपों से मुक्त होगा, तब तक तो उसका बहुत नुकसान हो चुका होगा। तो इसलिए भी ये जबरदस्त विरोध शुरू हुए। विरोध क्यों हो रहा था? मोटे तौर पर जो बातें हैं, जैसे
जो भेदभाव की परिभाषा है वो एक तरफा थी। इसमें केवल एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग को शामिल किया गया, सवर्णों को शामिल ही नहीं किया गया। और जनरल कैटेगरी को पीड़ित भी नहीं माना गया, सिर्फ आरोपी माना जा सकता है, यही इससे ध्वनित होता है। दूसरे, झूठी शिकायत कोई कर रहा है और वो साबित भी हो गया कि इसने झूठी शिकायत की है खुन्नस के चलते या दूसरे कारणों के चलते, तो उसको किसी तरह का प्रावधान नहीं है कि सजा दी जाए या उस पर जुर्माना लगाया जाए। नई गाइडलाइन में 2012 की गाइडलाइन में था। दूसरे, जो इक्विटी कमेटी है उसमें जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो एक तरफा फैसला कर सकती है, प्रेजुडिशियल हो सकती है वो। और कॉलेज जो है वो सजा के डर से सही फैसला भी नहीं ले सकते। ये भी कहा गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा, विरोध करने वालों के द्वारा, कि भाई नियम तोड़ने पे ग्रांट रोकने की, मान्यता रद्द करने के प्रावधान है। तो इस डर से कॉलेज मेरिट के आधार पर क्या फैसले ले पाएंगे, क्योंकि अगर शिकायत होगी तो आपकी ग्रांट रोक दी जाएगी, आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इतने कड़े प्रावधान कर दिए गए थे। और यूजीसी एक्ट जो 1956 का है, ये भी कहा गया कि उसके दायरे से बाहर ये गाइडलाइन तैयार की गई हैं। तो ये मसला जो है ये तूल पकड़ रहा था। बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती थी। किस तरीके से? जो मैंने कहा कि 2024 में जो मतदाता वर्ग वो अब की बार 400 पार के नारे उछालने के बाद और राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और कुछ दूसरे लोगों के द्वारा ये फैलाए जाने के बाद कि साहब अब की बार 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है ताकि संविधान को बदला जा सके, संविधान खत्म करके दूसरा संविधान तैयार किया जाए और जो आरक्षण की व्यवस्था मिल रही है इस कैटेगरी के लोगों को, ये आरक्षण भी छीना जा सके। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे मतदाता भ्रमित भी हो गए, उकसावे में भी आ गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, जबकि वो 2014 और 19 में बीजेपी के साथ थे। तो लगा होगा बीजेपी के नेतृत्व को कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो इनके पास चले गए हैं, कांग्रेस के, आरजेडी के, समाजवादी पार्टी के, टीएमसी के पास चले गए हैं, इनको वापस लाया जाए। और शायद वापस लाने का एक तरीका इनकी समझ में ये आया हो, यही सोच करके जो मैंने पहले कहा कि सवर्ण तो हमारे साथ हैं ही, हमारे पास है ही, उनके पास तो कहीं और जाने का विकल्प नहीं है। और दिमाग में शायद इनके ये भी होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की जो सफाई आई, जो उन्होंने बात कही, उसमें भी लगा कि टॉप लेवल पर अभी भी उतनी संवेदनशीलता, उतनी सतर्कता, उतनी जल्दबाजी अभी नहीं दिखाई जा रही है जितनी के विरोध को देखते हुए होनी चाहिए थी, कि इनको रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए, ज्यादा नुकसान होने से बचा जाए। शायद ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनके सलाहकार विधिवेत्ता हैं उन्होंने बताया होगा कि इसमें बहुत सारी फॉल्टी लाइन हैं और इसमें जो संविधान की मूल भावना है कहीं ना कहीं उसका अतिक्रमण हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट तो इस ही देगी। तो दोनों हाथों में लड्डू की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक हाथ में सवर्ण है जो अभी नाराज हैं, उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी समय के साथ, और जिनको हम मैसेज भेजना चाहते थे, दलितों को, ओबीसी को, महिलाओं को, दिव्यांगों को, आदिवासियों को, कि भाई मोदी सरकार तो उनकी पक्षधर है, तो वो भी वापस आ जाएंगे। तो कई बार होता ये है कि वो खुदा ही मिला ना विसाले सनम,
तो ये स्थिति भी हो जाती है कई बार कि इधर से भी नुकसान हो जाए और उधर से भी नुकसान हो जाए। लेकिन फौरी तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़े वर्ग को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सरकार को आदेश दिए हैं कि वो नया ड्राफ्ट तैयार करे जो बहुत स्पष्ट हो, और जो पहले गाइडलाइन में 2012 की गाइडलाइन में व्यवस्थाएं थी उनको बहाल किया जाए। यानी कोई झूठी शिकायत कर रहा है तो उसको सजा या दंड का प्रावधान जो है वो रखा जाए इसमें, और कुछ और चीजें जो इन वर्गों को खुश करने के लिए डाली गई हैं और जो गैर जरूरी हैं उनको खत्म किया जाए। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।